Hello everyone. We shall now see conceptual framework. आइए देखते हैं conceptual framework of GST. GST has been implemented in India on a dual structure basis. That is, the center and the state shall have concurrent power to levy, collect and administer GST. मैंने आपको बताया कि ग्लोबली जीएसटी का स्ट्रक्चर तीन तरीके का है, एक नेशनल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी और तीसरा डुअल जीएसटी। नेशनल जीएसटी वो स्ट्रक्चर है जिसमें पूरी रेवेन्यू जीएसटी की सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। स्टेट जीएसटी वो स्ट्रक्चर है जिसमें पूरी रेवेन्यू जीएसटी की स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। और डुअल जीएसटी वो स्ट्रक्चर है जहां पे रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांट दी जाती है। हमारे देश में कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है? डुअल जीएसटी चल रहा है। जीएसटी के दो कंपोनेंट हैं यहां पे, एक है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी या फिर यूटी जीएसटी। यूनियन टेरिटरी में यूटी जीएसटी, स्टेट में स्टेट जीएसटी। ठीक है। द सेंट्रल जीएसटी एंड द स्टेट जीएसटी और यूटी जीएसटी शैल बी लेविड साइमल्टेनियसली। हर ट्रांजैक्शन पे दोनों साथ में लगेगा। ऐसा नहीं कि कभी सीजीएसटी लग गया कभी एसजीएसटी, दोनों साइमल्टेनियसली लगेगा on every transaction of supply of goods or services or both except the exempt supplies. exempt supply पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो हमें यह समझना है कि what is this exempt supply? exempt supply पे जीएसटी नहीं लगेगा and the transaction which are up to the prescribed threshold limit. prescribed threshold limit तक अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए, हर कानून में, हमारे देश में जितना भी कानून है ना रेवेन्यू का, उसमें हमेशा छोटे व्यापारियों को छोड़ दिया जाता है। एक स्पेसिफाइड टर्नओवर तक अगर आपका, स्पेसिफाइड लिमिट तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपको टैक्सेस देने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे जीएसटी के कानून में भी है कि अगर आपका टर्नओवर, अब टर्नओवर की लिमिट क्या है मैं आपको बता दूं। वैसे तो तीन लिमिट है, एक 40 लाख की लिमिट है, एक 20 लाख की लिमिट है, एक 10 लाख की लिमिट है। ठीक है, कि अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट तक है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जीएसटी के दायरे से ही बाहर हो, आप बाहर हो, कोई जीएसटी लेना देना कुछ नहीं। आप जीएसटी के दायरे से बाहर हो, जीएसटी से आपका लेना देना कुछ भी नहीं है। आपको कोई जीएसटी लॉ के तहत कुछ भी कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी सप्लाई पे जीएसटी कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेना है जीएसटी का, आप दायरे से ही बाहर हो। और ये टर्नओवर क्या है? कुछ स्टेट में ये लिमिट है 10 लाख रुपए की। अब मैं ऐसे बोलता हूं, छोड़िए, अभी ऐसे बोलता हूं 20 लाख और 10 लाख। कुछ स्टेट में 10 लाख की लिमिट है, बाकी में 20 लाख है। सिर्फ 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे 10 लाख रुपए के ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बाकी सभी स्टेट में 20 लाख रुपए के ऊपर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर आप कहोगे ये 40 लाख क्या है? एक्चुअली अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो, एक्सक्लूसिव गुड्स, मतलब सर्विस एकदम नहीं है, तो कुछ स्टेट जिन्होंने 20 लाख की लिमिट दी थी ना, उन्होंने कहा कि हम 40 लाख रुपए तक भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनको जो सिर्फ गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, यहां पे 20 और 10 में क्या कहानी थी कि आप गुड्स की भी सप्लाई करते हो, सर्विसेज की भी करते हो, या दोनों करते हो। ठीक है, तो आपकी लिमिट थी 20 लाख या 10 लाख। लेकिन जहां पे 20 लाख की लिमिट थी, उन स्टेट्स ने कहा कि अगर आप सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो तो हम आपकी लिमिट 40 लाख तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कौन ज्यादा कमाता है? गुड्स वाले ज्यादा कमाते हैं कि सर्विस वाले? जो माल खरीद के बेचते हैं उनकी कमाई ज्यादा होती है, या जो सर्विसेज देते हैं? हम क्या देते हैं, गुड्स देते हैं कि सर्विस? हम क्या दे रहे हैं, जल्दी बताओ। हम सर्विसेज देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि गुड्स और सर्विसेज में मार्जिन क्यों अलग अलग है। जब हम आपको कोई लेक्चर 10,000 रुपए का देते हैं तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट शायद बहुत छोटी होती है। जितना पैसा आता है वो मेरी जेब में जाता है, राइट। सर्विसेज में पर यूनिट कॉस्ट नहीं ना होती, पर यूनिट कॉस्ट नहीं होती। मेरे जो खर्चे हैं वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, मेरे खर्चे जो हैं वो लगने ही लगने हैं, राइट। लेकिन जो
गुड्स बेच रहा है, वो अगर 10,000 रुपए का गुड्स बेचता है तो 9,000 रुपए का, 9,500 रुपए का खरीद के लाता है, फिर उसको 10,000 का बेचता है। या अगर मैन्युफैक्चर करता है तो इतना पैसा लगा के वो उसको तैयार करता है फिर बेचता है, तो उसकी मार्जिन कम होती है, राइट। तो गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है कि व्यापारी कौन बड़ा है। अगर कोई सर्विस में 20 लाख रुपए के ऊपर भी सर्विस दे रहा है तो वो बड़ा व्यापारी है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है अगर 40 लाख रुपए तक का भी गुड्स बेचता है ना तो शायद वो बड़ा व्यापारी नहीं है, इसलिए 40 लाख तक गुड्स वालों को छोड़ देंगे। और सर्विस वाला है या दोनों करता है तो 20 लाख तक की लिमिट है। अच्छा, अभी मैं एग्जैक्ट खुल के आपको ये सब नहीं बताऊंगा कि कहां पे क्या चलता है, रीजन बीइंग कि ये सब आपको पढ़ना है रजिस्ट्रेशन में। अभी सिर्फ आपको ये सब नहीं बताना था, ये लिमिट बताना ही नहीं था, बस मुझे ये बताना था कि जो एग्जाम सप्लाई है उस पर जीएसटी नहीं लगता, और एक लिमिट है कि इस अमाउंट तक अगर आपका टर्नओवर है, इस अमाउंट तक अगर आपका टर्नओवर है तो जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। सीजीएसटी, सीजीएसटी किस पे लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा। और ये कौन लगाएगा? सेंटर लगाएगा। सेंटर लगाने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। एसजीएसटी किस पे लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगेगा। लगाएगा कौन? स्टेट लगाएगा। राइट। अच्छा, कुछ यूनियन टेरिटरी है वहां पे भी एसजीएसटी लगता है, जैसे कि दिल्ली, ये पौंडीचेरी की जगह पुडुचेरी लिखना चाहिए था मुझे, नया नाम पुडुचेरी। और बोलिए, पुडुचेरी के बाद एक और यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, जेएंडके। यहां पे इन सब जगह पे भी क्या लगता है? एसजीएसटी, राइट। यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी वो 5 यूनियन टेरिटरीज में लगता है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड, यहां एंड लिखा होना चाहिए, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पूरा एक नाम है, चंडीगढ़, और कौन सा छूट रहा है? लद्दाख, लद्दाख। यूटीजीएसटी शैल बी लेविड। आईजीएसटी, आईजीएसटी कब लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो आईजीएसटी लगेगा। आई होप क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है कि मैं एक एग्जांपल से ये सब क्लियर करा दूं आपको। चलिए देखिए, सप्लायर और इधर है रेसिपेंट, ठीक है। बताइए, सप्लायर अगर दिल्ली का है और रेसिपेंट है मान लीजिए यूपी का, तो क्या लगाएगा इस ट्रांजैक्शन पे? क्या लगेगा जल्दी बताइए, बीच में क्या भरें? क्या लगेगा? आईजीएसटी, राइट। वापस बताइए अब। अच्छा बताइए, सप्लायर अगर दिल्ली का है और रेसिपेंट भी दिल्ली का है, क्या लगेगा? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, भूलिएगा नहीं, इस पे सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि दिल्ली को स्टेट का दर्जा दिया गया है। 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसको स्टेट का दर्जा मिल गया है। अच्छा, किसका नाम लिया जाए? चंडीगढ़, चंडीगढ़ का सप्लायर है, चंडीगढ़ का ही रेसिपेंट है, बताइए क्या लगेगा? यहां लगेगा सीजीएसटी प्लस, ये चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है विच डज नॉट हैव ए लेजिस्लेचर, तो सीजीएसटी के साथ साथ यूटीजीएसटी लगेगा। अच्छा ओके। अच्छा ये बताइए, अगर चंडीगढ़ से माल जाता है लक्षद्वीप, ये एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है और दोनों के लेजिस्लेचर नहीं है, क्या लगेगा? क्या लगेगा जल्दी बताइए? आईजीएसटी, आईजीएसटी। ये इंटर स्टेट हो गया, मतलब जैसे एक स्टेट से, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जा रहा है ना, तो दिस इज विल कॉल इट एज एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ये स्टेट्स नहीं लेकिन बट विल कॉल इट एज एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन।
एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जा रहा है एंड आईजीएसटी इस पे लगेगा। आई होप क्लियर हो गया सबको ये बात, राइट। अगर चंडीगढ़ से यूपी में आएगा तो भी एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में जा रहा है, आईजीएसटी लगेगा। नाउ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो पता है क्या लगता है इंपोर्ट पे लगता है बीसीडी प्लस आईजीएसटी। अगर हम स्टेट के बाहर से माल मंगाते हैं तो भी आईजीएसटी लगता है, और अगर हम कंट्री के बाहर से माल मंगाते हैं तो भी आईजीएसटी लगता है, राइट। देश से भी माल आएगा तो भी, जैसे ही मेरे स्टेट की टेरिटरी क्रॉस की आईजीएसटी लग जाएगा, चाहे स्टेट के बाहर से हो चाहे देश के बाहर से हो। हाँ, अगर देश के बाहर से आ रहा है तो एक टैक्स और लग रहा है जिसका नाम है बीसीडी, दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये भी लग रहा है, और साथ में क्या लग रहा है, आईजीएसटी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कस्टम का अपना एक अलग लॉ है, ठीक है, और इंपोर्ट पे जो आईजीएसटी लगता है ना, वो आईजीएसटी एक्ट के तहत नहीं लगता है, वो कस्टम्स एक्ट के तहत लगता है। कस्टम के कानून में ये बात लिखी हुई है कि इस पे आईजीएसटी लगाया जाएगा, आईजीएसटी के कानून में नहीं। तो ये आईजीएसटी के कानून के तहत ये वाला आईजीएसटी नहीं लगता है, ये आईजीएसटी लगता है कस्टम के कानून के तहत। पढ़ाता हूं आपको ये बात। Import of goods and services. Import of goods and services of both shall be treated as interstate supply and would be liable to IGST. और उस पे क्या लगेगा, IGST. Since GST is a destination-based consumption tax, IGST on imports shall be levied and collected by the state in which goods and services or both are finally consumed or used. अच्छा, ये IGST का पैसा किसको जाएगा, जिस स्टेट का इंपोर्टर है। अगर मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से और मैंने इंपोर्ट किया है, तो मैंने क्या क्या पे किया, बीसीडी और आईजीएसटी, दोनों लगा किसके थ्रू है, कस्टम के कानून के थ्रू, राइट। आईजीएसटी किसको जाएगा, यूपी गवर्नमेंट को। हालांकि आईजीएसटी पहले जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये बात पता है। बीसीडी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, आईजीएसटी भी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट फिर फर्दर किसको दे देगी, यूपी गवर्नमेंट को। ये ऐसे होगा, मतलब अल्टीमेटली इट हैज टू कम टू यूपी गवर्नमेंट। आईजीएसटी वहां जाता है जो कंज्यूमिंग स्टेट होता है, जहां का रेसिपेंट होता है। आई होप यू पीपल नो वेयर यू आर वॉचिंग मी। यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी, जिसका नाम है अनअकैडमी सीए एस्पायर। इस यूट्यूब चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस अवेलेबल है। कंप्लीट सीरीज ऑन इनकम टैक्स अमेंडमेंट, पास्ट ईयर पेपर, कॉस्टिंग की कुछ सीरीज है, फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज है, बहुत कुछ है यहाँ पे। हैव यू एवर सीन इट प्रॉपरली? इफ नॉट तो शुड आई हेल्प यू इन गोइंग थ्रू द एंटायर यूट्यूब चैनल? आपकी हेल्प करूं, आपको बताऊं इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है। आइए, आप यूट्यूब सर्च कीजिए चैनल अनअकैडमी सीए एस्पायर, तो देखिए ये है चैनल। नाउ यहां पे हम लोग वीडियोस में जाते हैं। I've clicked videos. Now see past year questions, revision class on time of supply, right? GST का टॉपिक है, issue of debenture, inventory valuation, method of valuation for CA foundation, the entire series of marginal costing, right? There's so many things. तो आप इसका उपयोग लीजिए परफेक्ट तरीके से। प्लेलिस्ट में आइए, जहां पे लंबी सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यू कैन फाइंड EISSM amendment, series of auditing, income tax amendment. I've taken this income tax amendment, complete amendment class for May 20 examination, and this is equally useful for November 20 examination as well. आपके कोर्स में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 क्लासेस हैं, ये भी यहां पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, राइट। फिर इसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए। एवरी डे अनअकैडमी इज गोइंग टू पोस्ट समथिंग न्यू विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इट्स एन नोटिस ऑल्सो एट टाइम्स।
जो भी अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं यूट्यूब पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कभी कभी स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो इसे जरूर आप रोज विजिट किया करिए। आप देखिए कि व्हाट इज द अपकमिंग क्लासेस, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है, राइट। देन यू विल फाइंड अनअकैडमी CA प्लस, एक लिंक दिख रही है आपको यहाँ पे, अनअकैडमी CA प्लस, इसको क्लिक कीजिए। So you'll now reach to Unacademy platform. What is the benefit of this Unacademy platform? This offers a periodical subscription. Suppose आप अगर 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने तक आप CA की सभी एजुकेटर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम, राइट। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस ऑफर की जा रही हैं। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो आप फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सेम सब्सक्रिप्शन में इंटरमीडिएट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं मिलती, लाइव टेस्ट, क्विजेस ये भी मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यहां पे आपको टीचर्स की फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है। हम यहां पे एजुकेटर्स को देख सकते हैं, देखिए दीज आर द टॉप एजुकेटर्स। आप एजुकेटर की प्रोफाइल खोल लीजिए और वहां से आप पहुंच जाइए उनकी कुछ फ्री क्लासेस पे। देखिए ये जब मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की तो इसमें CA एग्जाम्स में ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है दीज आर पेड क्लासेस, ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप देख सकते हैं। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री क्लासेस। तो बिफोर कमिंग टू प्लेटफॉर्म पहले आप चेक कर लीजिए वेदर दिस प्लेटफॉर्म इज यूजफुल और नॉट। अगर आपको ये स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं तो फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा, मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूं, मेन स्क्रीन पे जहां पे दिया हुआ है आपको गेट सब्सक्रिप्शन, इसे क्लिक कीजिए। तो these are the offerings from Unacademy, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 24 months, but I'll always refer you to go for longer period subscription, क्योंकि आप जितने लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उतना सस्ता मिलता है आपको। 24 month subscription is just for rupee 21,000. It is even less than rupee 1,000 per month. And I'll give you something more. एक मेरी तरफ से गिफ्ट है आप सभी के लिए। You can use the referral code study at home. अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो you will get again discount. इसको अप्लाई करते हैं, देखिए आपको फिर डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। Now the 24 month subscription is just 18,900. बाकी सब्सक्रिप्शन की भी प्राइसेस कम हो रही हैं। आप अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए कि आपको कितने समय की सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है और बाय कीजिए इसे, राइट। What our target is? Our target is to ultimately crack CA examination. Let's crack it. IGST on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of Section 3 of the Custom Tariff Act. क्या कहता है? IGST on imported goods shall be levied and collected in accordance with provision of Section 3 of the Custom Tariff Act. Section 3 of the Custom Tariff Act के हिसाब से इस पे GST लगाया जाएगा। ये टैरिफ एक्ट जो होता है ना वो रेट बताता है, क्या रेट ऑफ GST होगा, ठीक है। At the point when duties of custom are levied on the said good under section 12 of Custom Act, मैं आपको हाईलाइट करा देता हूं। सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट ये बताता है कि IGST लगेगा, ये बताता है लेवी। और सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट ये बताता है रेट क्या होगा, क्या रेट से GST लगेगा। तो बिल्कुल वही बात कही गई है, GST का रेट क्या होगा। अगर जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वही प्रोडक्ट हम इंडिया में बना के बेचे होते तो उस पर जो भी GST का रेट होता वही इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे लगेगा। एग्जांपल से समझो इस बात को। जैसे हमने टूथब्रश इंपोर्ट किया है तो टूथब्रश पे इंपोर्ट पे GST कितना लगेगा, उस पे क्या क्या लगेगा। टूथब्रश इंपोर्ट करोगे BCD लगेगा और IGST। तो ये IGST का रेट क्या होगा, ये IGST का रेट वही होगा अगर टूथब्रश इंडिया में बिका होता, इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड टूथब्रश बिका होता तो उस पर जो GST का रेट होता वही इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे भी रहेगा।
हाँ, लेकिन उसके साथ साथ एक ड्यूटी और लग जाएगी, दैट इज बीसीडी, जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग जीएसटी समझ रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। इंपोर्ट पे क्या लगता है? इंपोर्ट पे लगता है बीसीडी और आईजीएसटी। एक्सपोर्ट पे क्या लगता है? एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता। हर देश एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, हमारा देश भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। जब हम अपने देश से माल विदेश में भेजते हैं तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती है, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। और हर देश ये कहता है कि विदेश में माल बेचो, विदेश से माल खरीदो नहीं, विदेश में माल बेचो। जब हम विदेश का माल खरीदते हैं तो क्या होता है? हमारी इकोनॉमी पुअर होती है, हमारा पैसा विदेश में चला जाता है, हमारे देश का पैसा विदेश में चला जाता है। तो विदेशी माल खरीदने पे टैक्स लगता है, लेकिन विदेश में माल बेचने पे कोई टैक्स नहीं लगता। विदेश में माल बेचो, हर देश यही करता है। तो आप कहोगे फिर सरकार, जब हम विदेशी माल यहां आता है, हमारा देश कमजोर हो रहा है, तो फिर क्यों आने देती है सरकार? बंद क्यों नहीं कर देती? बंद इसलिए नहीं कर देती है क्योंकि हमारे देश ने कई देशों के साथ ऐसा एक एग्रीमेंट कर रखा है कि ना तो हम तुम्हारे माल पे रोक लगाएंगे, ना तुम मेरे माल पे रोक लगाओगे। और ये 1993 में करीब मनमोहन सिंह जी ने ये काम किया था। मतलब ही सेड कि इंडियन डोर्स विल बी ओपन टू द एंटायर वर्ल्ड। हम अपने देश को एक इंटरनेशनल मार्केट बनाएंगे। और उन्होंने ये काम किया था जिससे हमारा माल विदेश में और विदेश का माल इंडिया में बिकेगा और कोई रोक टोक नहीं होगी। टैक्स लगेगा लेकिन रोक टोक नहीं होगी। ऐसी ट्रीटी साइन कर रखी है, यानी हमारा देश चाह के भी विदेशी माल को आने से रोक नहीं सकता है। ये एग्रीमेंट हो रखा है ऐसा। ठीक है, लेकिन क्या सरकार चाहती है कि आए? नहीं, चाहती नहीं है। लेकिन ट्रीटी तो इसलिए साइन हो गई थी क्योंकि हमारा माल भी बिके विदेश में, अब विदेश का माल भी हमारे यहां बिके। लेकिन चाहते थोड़ी ना है, अंदर से तो यही चाहते ना कि माल बिके ना, हमारा माल बाहर जाए। तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि जाओ तुम बाहर बेचो, हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन लाओगे माल तो टैक्स लेंगे। एक्सपोर्ट को कहा जाता है जीरो रेटेड सप्लाईज। क्या कहते हैं? जीरो रेटेड सप्लाईज। एक्सपोर्ट को ही जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। नो टैक्स विल बी पेबल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउएवर, input tax credit will be available to exporter and claim refund of the same. समझाता हूं। देखिए, ये एक एक्सपोर्टर है, ठीक है। इसने परचेज क्या किया? इसने परचेज किया 100 रुपए का, इस पे 18 रुपए की जीएसटी लगी और 118 रुपए की टोटल इसकी बिलिंग हुई थी। अब इसने इसको सेल कर दिया, कहां? विदेश में। एक्सपोर्टर है ना, सेल किया आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर बेच दिया। कितने में बेचा? मान लेते हैं 120 रुपए में बेचा। जल्दी बताइए, इस पे जीएसटी लग जाएगी 18%? बोलो। नहीं लगेगी। इंडिया के बाहर अगर आप बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो टैक्स नहीं लेती सरकार। कहती है बेचो, बस बेचो, विदेशी मुद्रा लाओ देश में, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से तो देश चल रहा है। ठीक है, हम विदेश में बेचेंगे, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कितने का बेचेंगे? यानी 120 ही। अब आपको यह बात पता है कि आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलती है, लेकिन मेरा आउटपुट टैक्स तो है ही नहीं ना। आउटपुट पे तो मेरे टैक्स लगता ही नहीं, जो हम बेचते हैं उस पे टैक्स लगता ही नहीं है। तो इनपुट टैक्स हम घटाएंगे कहां से? आउटपुट टैक्स मेरा कितना है? आउटपुट टैक्स है मेरा नील, लेकिन मेरा इनपुट का टैक्स तो है ना, कितना? 18 रुपया। तो ये हो जाता है -18, यानी मुझे पे नहीं करना है, मुझे मिलना है। क्या सरकार ये 18 रुपए आपको दे देगी? हाँ, ये मुझे मिल जाता है रिफंड। यही बात यहां लिखी हुई है, यही बात यहां पे लिखी हुई है। मैं इस बात को दूसरे तरीके से अब समझाता हूं, क्यों इतनी बात लिखी गई, इसकी कहानी, एक्चुअल कहानी क्या है, अब समझो। मैं एक्सपोर्टर नहीं हूं, मान लो नहीं, मैं खरीदता हूं ए, रॉ मटेरियल ए, और इससे बनाता हूं मैं फिनिश गुड्स जिसका नाम है बी। रॉ मटेरियल खरीदता हूं ए, इसमें कुछ प्रोसेस करके इसका बी बना देता हूं। एग्जांपल से समझाऊं, कपड़ा खरीदता हूं और शर्ट बना के
कपड़ा खरीदता हूं और शर्ट बना के बेचता हूं। तो कपड़ा एक अलग आइटम हो गया ए, और जो बना के बेच रहे हैं वो कपड़ा ए नहीं है, वो क्या है, शर्ट है, बी आइटम, दूसरा आइटम। कपड़ा कितने का खरीदा हो मैं बताता हूं, 100 रुपए का खरीदा और उस पे लगा 18% जीएसटी। मैं क्यों नहीं कपड़ा बोल रहा हूं, क्यों नहीं शर्ट बोल रहा हूं, क्योंकि किस आइटम पे कितनी जीएसटी ये तो अभी आपको मालूम ही नहीं ना है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं ए और बी बोल रहा हूं। मेरे हर शब्द सोचे और समझे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर क्यों नहीं सामान का एग्जाम्पल ले रहे, कैसे ले ले बच्चों, कहीं किसी बच्चे ने ये बात पकड़ ली और बाद में कहा कि सर इसका रेट तो ये नहीं ये है, तो अभी आपको कोई किसी चीज का रेट नहीं मालूम ना, तो मैं रेट का सामान का नाम ही नहीं लूंगा, और आपको गुड्स के जीएसटी के रेट को जानने की आवश्यकता भी नहीं है। और गवर्नमेंट इतनी तेजी से जीएसटी का रेट बदल रही है ना, हर दिन तो जीएसटी का रेट बदल जाता है। अब तो जाके इधर थोड़ा शांति हुई है, नहीं तो आए दिन जीएसटी का रेट ही बदल रहा था। अच्छा, 100 मैंने रॉ मटेरियल ए खरीदा, 100 पे 18 रुपए जीएसटी लगी, 118 रुपए का मैंने खरीदा, ठीक है बच्चों, ये जीएसटी है। फिर मैंने इससे बनाया प्रोडक्ट बी बना दिया मैंने, और जब मैंने इसको प्रोडक्ट बी बनाया तो ये 150 रुपए का मैंने बेचा। इस पे जीएसटी का रेट जानते हो कितना है बच्चों, इस पे जीएसटी का रेट है निल, जीएसटी का रेट है निल, तो इस पे लगा 0 और ये बिका 150 रुपए का। मैं समझने की कोशिश करो, क्या हिंदुस्तान में, विदेश में तो जो माल बेचते हैं वो 0 रेटेड सप्लाई होती है, उस पर जीएसटी तो लगता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी है जो इंडिया में बेचने पे भी जीएसटी नहीं लगता। दूध के पैकेट पे जीएसटी नहीं है, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिसपे जीएसटी नहीं है, अंडे पे भी जीएसटी नहीं है। जो रोजमर्रा वाली चीजें हैं ना, जो सरकार को लगता है कि गरीब अमीर सब खरीदते हैं, इस पे जीएसटी सरकार ने लगाया ही नहीं है। सब्जियों पे जीएसटी नहीं है, कभी देखा ठेला वाला जीएसटी के साथ बिल बना के पकड़ा दिया हो आपको, सब्जी वाला? नहीं, जीएसटी है ही नहीं, है ही नहीं बेटा। तो बहुत सारी चीजों पे जीएसटी है ही नहीं। तो जो मैंने फिनिश गुड्स बनाया है, मान लो उस पे जीएसटी नहीं है, मान लो जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा उस पे जीएसटी था, लेकिन जो फिनिश गुड्स बनाया उस पे जीएसटी है ही नहीं। तो अब बात आती है, मेरा आउटपुट जीएसटी कितना हो गया, 0 आउटपुट जीएसटी, और इनपुट जीएसटी कितना, इनपुट टैक्स कितना, इनपुट टैक्स 18, यानी ये हो गया -18। देना नहीं है, लेना है। क्या सरकार मुझे ये 18 रुपया दे देगी, रिफंड दे देगी? नो रिफंड, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। सरकार कहती है ये क्या कम एहसान कर रहे हैं कि तुम्हारे आउटपुट पे हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, अब तुम इनपुट का भी टैक्स हमसे वापस लोगे। बात समझ में आ रही है? ये क्या कम बड़ा एहसान है कि तुम्हारे आउटपुट पे हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, तुम जो इनपुट पे टैक्स दे के आए वो भी लोगे। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट पे तो कभी भी टैक्स नहीं होता, लेकिन इनपुट का टैक्स वापस मिलता है। ये अंतर है, ये अंतर है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो माल खरीदे थे उस पे जो टैक्स दिए थे ना, वो सरकार वापस दे देती है। ये मुझे 18 रुपए रिफंड मिलता है सरकार से, यहां नहीं मिलता। तो देयर आर 2 थिंग्स, मैं आपको बताता हूं। एक होता है जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाईज। बहुत ध्यान से, गलती हो जाती है बच्चों, आप बच्चे हो, गलती कर देते हो, ध्यान से सुनो, गलती नहीं करना। जीरो रेटेड सप्लाई, और दूसरा होता है वर्ड निल रेटेड सप्लाईज, निल रेटेड सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और निल रेटेड सप्लाई का मतलब होता है जीएसटी रेट इज 0%। निल रेटेड सप्लाई का मतलब होता है वो आइटम जिसका जीएसटी रेट ही 0% है। अच्छा, एक्सपोर्ट करते समय ये नहीं देखा जाता है उसका रेट कितना है। अरे हो सकता है इंडिया में रेट उसका 28% जीएसटी है, लेकिन एक्सपोर्ट करोगे तो जीरो रेटेड ही हो जाएगा। एक्सपोर्ट पे तो किसी पे भी नहीं लगता ना, चाहे वो 18 वाला आइटम हो, 28% वाला हो, 12% हो, कोई भी हो। निल रेटेड सप्लाई का मतलब होता है 0% जीएसटी है उसपे। और किस पे होती है? मैंने एग्जांपल से बताया, रोजमर्रा वाले आइटम्स में ना 0% जीएसटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जल्दी से बताइए। कार पे जीएसटी का रेट है 28%, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं कार, कितना जीएसटी लगेगा? कार पे जीएसटी का रेट है 28%, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, कितना जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों?
जल्दी बताओ क्यों? नील रेटेड सप्लाई हो गया कि जीरो रेटेड सप्लाई हो गया? जीरो रेटेड सप्लाई हो गया। वो नील रेटेड थोड़ी ना, वो तो 28% वाला माल है, लेकिन एक्सपोर्ट कर दिए इसलिए वो जीरो रेटेड सप्लाई है। और अंतर क्या है इन दोनों में? जीरो रेटेड सप्लाई में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है, इनपुट का टैक्स जो होता है वो रिफंड मिल जाता है, लेकिन नील रेटेड सप्लाई में इनपुट के टैक्स की आपको रिफंड नहीं मिलती। आई होप कोई परेशानी नहीं है यहां तक। चलिए, अगर यहां तक परेशानी नहीं है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आने वाली क्लासेस में आगे की बात करेंगे आप।